Hello students, today we'll discuss about the life process chapter part 3 and in this part we'll discuss about respiration. तो respiration क्या होता है इसको हम समझेंगे इस वीडियो में. लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो आइए रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं. रेस्पिरेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है कि रेस्पिरेशन इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द सेलुलर लेवल. मतलब जो भी सेल्स में एक हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर इट्स फंक्शन. तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए सेल्स क्या करते हैं, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से हमने जो मॉलिक्यूल्स फूड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब किए थे वो फूड मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके और वो क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. यानी कि सेल्स में जो भी प्रोसेस हो रहा है एनर्जी जनरेशन का, वो किसकी वजह से हो रहा है, रेस्पिरेशन की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ये सारी प्रोसेस को, एनर्जी जनरेशन की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी हम बोल सकते हैं. तो ये सिंपली बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी. इज डिफाइन एज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस at the cellular level cells के अंदर in which its breakdown of the molecules of food molecules का breakdown होता है to generate energy in the form of ATP. मतलब जो भी molecules वो break करते हैं किस फॉर्म में एनर्जी जनरेट करते हैं, ATP के फॉर्म में. तो ATP इज द उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको आगे हम जाके समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये क्या होता है एग्जैक्टली. ओके, ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया हुआ है कि रेस्पिरेशन अगर सेल्स के अंदर हो रहा है तो ये किस तरीके की रिएक्शन दे रहा है. तो इसको आप सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे कि हमने जो भी फूड खाया दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया या फैट्स लिया या तो हमने प्रोटीन्स लिया, बट जो भी चीज़ें होती है वो सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद ही वो किस में जाती है, सेल्स के अंदर जाती है. तो सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज. तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ग्लूकोज विल बी एंटर इन सेल्स. और हम जो ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन इसी प्रोसेस में यूज़ होती है. तो जैसे ही सेल्स के अंदर ग्लूकोज गया तो वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है. इसको हम डिटेल में आगे जाके इस प्रोसेस को समझेंगे. अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि ग्लूकोज की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करके एटीपी का जनरेशन करता है और एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके हमारी बॉडी से रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलेशन. हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं एंड नेक्स्ट वाटर का फॉर्मेशन होता है. ये भी वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन प्रोसेस सेम होती है, बट ये बिल्कुल अलग प्रोसेस है. बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है इसको ब्रीदिंग को बोल सकते हैं हम, बट ये जो रेस्पिरेशन है इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस. ऑल दी केमिकल्स, ऑल दी एंजाइम्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस, बट यहाँ पे कोई एंजाइम्स यूज़ नहीं होते. बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है. तो आइए इसका डिफरेंस हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है. तो रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, वो सेल्स के अंदर हो रही है, बट ब्रीदिंग कहाँ हो रही है, ब्रीदिंग हमारे लंग्स और ये इनहेलेशन से लेके लंग्स तक की जो प्रोसेस है उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं. ब्रीदिंग में क्या होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो हम बेसिकली ऑक्सीजन ही अपने बॉडी में एंटर करते हैं, राइट. तो ऑक्सीजन हमने लिया अपनी बॉडी से, बॉडी में इनहेल किया और कहाँ पर चला गया वो, लंग्स तक चला गया. तो लंग्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो गया. तो हमने जैसे ही इनहेल किया ऑक्सीजन, हमने अपने नेजोफेरिंक्स से ट्रैक किया. ब्रोंकस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी. तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑक्सीजन एंटर कर रहा है और वो लंग्स तक चला गया. तो ऑक्सीजन एंटर कर गया और इस पार्ट में ये डायफ्राम हमारा बहुत हेल्प करता है. डायफ्राम एक एक्चुअली मसल है जो लंग्स को होल्ड करके रखता है नीचे से. तो ये होल्ड करने की वजह से ये लंग्स कभी भी रप्चर नहीं होते और इसको कोई नुकसान नहीं होता है. तो डायफ्राम इसमें बहुत हेल्प करता है. जैसे ही हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो डायफ्राम नीचे की तरफ प्रेशराइज होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ये बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है. तो ये नीचे की तरफ जाता है डायफ्राम. ये आप देख रहे हैं
दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डायफ्राम, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये जैसे ही ऑक्सीजन इसमें आ गया, डायफ्राम नीचे की तरफ आ गया, दिस होल प्रोसेस कॉल्ड एज इनहेलेशन, इनहेल करना, मतलब ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मीन्स एक्सहेल मीन्स हम गैसेस को बाहर की तरफ रिलीज कर रहे हैं, अपने नेजोफेरिंग्स वाले एरिया से हम बाहर की तरफ गैसेस को रिलीज कर रहे हैं। तो जो भी प्रोसेस के बाद, जो भी केमिकल रिएक्शंस के बाद हमारी होल बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वो सारे सेल्स जो भी केमिकल्स या बहुत सारी गैसेस पॉइजनस जनरेट करते हैं, तो वो सारी गैसेस लंग्स में आ जाती हैं और वो लंग्स के थ्रू बाहर रिलीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। और इसमें भी डायफ्राम हेल्प करता है। जैसे ही वो रिलैक्स कंडीशन से वापस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि सारी गैसेस रिलीज हो जाती हैं, इसलिए यहाँ का जो लंग्स का पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में आ जाता है, राइट। तो दिस इज डायफ्राम। इसको आप याद रखिए कि डायफ्राम इज रियली वेरी हेल्पफुल इन दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन में ही ये पार्ट आता है, जब तक ये ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगा, तब तक रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दिस दिस प्रोसेस, ये जो होती है, ये प्रोसेस लंग्स तक आने तक की जो प्रोसेस है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। और बाकी आगे ये जो गैसेस का सेल्स तक पहुंचना, मीन्स यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पर है, बट ये सेल से कैसे आ रहे हैं और सेल्स से कैसे जा रहे हैं, लाइक, तो ये सारी प्रोसेस रेस्पिरेशन में आती है। तो इसको हम आगे समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आप इतना समझिए कि ये जो प्रोसेस है दिस कॉल्ड ब्रीदिंग, राइट। रेस्पिरेशन में अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? नोज से हमने गैस एंटर किया और यहाँ पर इस पार्ट को ट्रैकिया कहते हैं। देन ये ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस ब्रोंकस, एंड देन ब्रोंकस विल बी डिवाइडेड इनटू टू। ब्रोंकस विल बी डिवाइडेड इनटू टू। ब्रोंकस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और यहाँ से ये डिवाइड हुआ, ये यहाँ से डिवाइड हुआ और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस रिलीज हो जाती है, लाइक। तो ये बहुत सारी ब्रांचेस रिलीज होने के बाद ये ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं। ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रैंक्यूल्स। और ब्रैंक्यूल्स के बाद जो इसके लास्ट जो पार्ट्स आप बल्बस लाइक स्ट्रक्चर्स, बबल्स देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई, जिसको एल्वियोलाई सैक, एल्वियोलाई बैग भी बोलते हैं। तो एल्वियोलाइज जो होते हैं वो बहुत सारे गैसेस के लिए एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आप स्ट्रक्चर एक देख रहे हैं, ये एक पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, दैट दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोलाई। और इससे ये जो आप देख रहे हैं एल्वियोलाई डक्ट है, जिससे एल्वियोलाई बनता है, राइट। तो बहुत सारे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई डक्ट से निकलते हैं और बहुत सारे एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और इन एल्वियोलाइज के पास, इनकी जो वॉल्स में बहुत सारे ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स का गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एल्वियोलाई के पास, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड वेजल्स, जो एक्सचेंज करेंगी गैसेस का, किसके साथ? एल्वियोलाई के साथ। तो यहाँ तक एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन आ गया, ब्रीथ करके हमने यहाँ तक ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँचा दिया एल्वियोलाई तक, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। अब इसके बाद हमने एल्वियोलाई से एक्सचेंज स्टार्ट किया, गैसेस का एक्सचेंज स्टार्ट किया। अब यहाँ से रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको ब्रीदिंग नहीं बोलते हैं, वो रेस्पिरेशन के पार्ट में आ जाता है। तो ये इसका जो क्रॉस सेक्शन, ये एल्वियोलाई का क्रॉस सेक्शन ये मैंने लिया है। तो जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं तो एल्वियोलाई तक, लास्ट एल्वियोलाई बल्ब लाइक स्ट्रक्चर तक ये गैसेस पहुंच जाती हैं और इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। और जो बॉडीज ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो भी रिलीज किया है टॉक्सिक गैसेस, वो इस ब्लड वेजल्स में आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आप देख रहे हैं, लेकिन जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ब्लड वेजल्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, बबल्स लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर ऑक्सीजन फिल हो जाती है इन द टाइम ऑफ इनहेलेशन। इनहेल किया तो अब ये स्पेशल एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है। तो वो प्रोसेस यहाँ पर होता है डिफ्यूजन, जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो पहले इसको समझने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
समझना कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन हो वहाँ से वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बीच में दो जगह हमने पार्ट्स में रखा हुआ है ये वाटर टब, और इसमें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स डाल दिए, कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स सपोज हमने डाल दिए, और शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बट यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल्स इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स द राइट साइड, जहाँ पर इनका कंसंट्रेशन कम है, राइट। तो ये यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देंगे अनटिल अनलेस जब तक ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाता। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के आने के बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसको हम एक एग्जांपल और समझ सकते हैं कि जैसे एक रूम में, पर्टिकुलर रूम में हमने एक कॉर्नर पे हमने एक स्प्रे किया, परफ्यूम स्प्रे किया, तो वो परफ्यूम स्प्रे करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर कॉर्नर में। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो इस कॉर्नर पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, इस कॉर्नर पे एक पर्सन है, इस कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे एक पर्सन है, तो उस थोड़े टाइम बाद हर कॉर्नर पे वो स्मेल पहुंच जाती है। तो कैसे पहुंच जाती है? ये प्रोसेस डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। जब हमने स्प्रे किया था तो इस कॉर्नर पे हायर कंसंट्रेशन था स्प्रे का, उस परफ्यूम स्प्रे का, मॉलिक्यूल्स जो भी थे, और थोड़े टाइम बाद वो पूरे के पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाते हैं, पूरे के पूरे रूम में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस रुकती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो सेम प्रोसेस ये हमारी बॉडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रेस्पिरेशन। तो इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो आप देखिए, जैसे ही हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो हमारे एल्वियोलाई स्ट्रक्चर में, लाइक ये वाले जो स्ट्रक्चर में, डक्ट बबल लाइक स्ट्रक्चर में, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होने के बाद यहाँ से वो लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा। मतलब ये जो है एक्ट एज अ सॉल्यूट। कौन? का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विल बी एक्ट एज अ सॉल्यूट, और यहाँ पे वो हायर कंसंट्रेशन में है तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ पर वो मूव करना स्टार्ट करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाते। तो ऑक्सीजन मूव करना स्टार्ट किया फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ब्लड वेजल्स में ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो मूव करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती। नेक्स्ट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है तो ऑक्सीजन यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाता है जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं हो जाती। तो इस तरीके से ये डिफ्यूजन प्रोसेस चलता रहता है थ्रू डिफ्यूजन, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है, राइट। तो ये यहाँ पर थोड़े टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है तो ऑक्सीजन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, और ये कहाँ पर चला जाता है? ऑर्गन्स तक पहुँच जाता है, हमारे सारे ऑर्गन्स तक। और ये जो है ऑक्सीजन, ये यहाँ चला जाता है और हमारे एल्वियोलाइस डक्ट से लेकर ये वापस क्या हो जाता है? एक्सेल हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन। तो ये नोज से बाहर रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एक्सेल करते हैं, राइट। देन अब हम सेल्स में समझते हैं कि सेल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो सेल्स के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है? सेल्स में जो भी हम ग्लूकोज ले रहे हैं, जो भी फूड मॉलिक्यूल जाता है, तो वो ग्लूकोज में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो यूज़ होता है एज ए एनर्जी जनरेशन। तो जैसे ही ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर एंटर करता है, तो ये जो पार्ट आप ग्रे कलर में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस सेल के बाहर, तो ये आप सपोज कीजिए कि ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है, किसका है? सेल का। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, लाइक ये एक सेल का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको ये बता रही हूँ, दिस इज अ सेल स्ट्रक्चर। और ये एक और स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर उसका सेंटर होता है, यहाँ पर सेंटर है, राइट। तो ये जो पूरा सेल है हम देख रहे हैं, तो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है दिस कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज जैसे ही हमारे सेल्स में एंटर करता है, सेल्स में एंटर कर रहा है, तो वो बाहर के साइटोप्लाज्म में ही कुछ प्रोसेस करता है दैट इज कॉल्ड एज पायरुवेट फॉर्मेशन। तो जैसे ही ग्लूकोज एंटर किया तो उसने पायरुवेट फॉर्मेशन किया।
जैसे आप स्ट्रक्चर में आपकी एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी हुई है कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जो साइटोप्लाज्म में प्रोसेस करने के बाद पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसमें से भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। जैसे आपने सेल स्ट्रक्चर पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल्स के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, और जो बीच का स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, एंड दिस is called as mitochondria. I'm taking this as a part of mitochondria. Mitochondria is called as powerhouse of the cells because यहाँ पर power का generation हो रहा है. That is why this is called as powerhouse of the cell. तो ये कैसे हो रहा है? ये आप देखिए, ये ग्लूकोज जैसे ही एंटर करता है सेल्स के अंदर, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, एंड देन पायरुवेट जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, ये पायरुवेट जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होने के बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये 3 चीज़ों का फॉर्मेशन होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी की प्रोसेस पायरुवेट तक कहाँ पर हुई, साइटोप्लाज्म में हुई, और बाकी की जितनी भी मेन प्रोसेस है एनर्जी जनरेशन की वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जनरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, राइट। तो ग्लूकोज से पायरुवेट साइटोप्लाज्म में बन गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बने और आप देख रहे हैं कि यहाँ से जितना भी ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एटीपी मैंने आपको बताया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का फॉर्म है जो एनर्जी रिलीज करता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझाऊंगी कि एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमने ऑक्सीजन लिया था, ये जो ऑक्सीजन हमने लिया था वो ऑक्सीजन सेल्स में जाने के बाद ये इस तरीके से यूज होता है। सेल्स में ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट करता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है, ये सारा प्रोसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल एंड ऑल दैट ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट सिर्फ फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ग्लूकोज से पायरुवेट में साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है, एंड देन पायरुवेट स्ट्रक्चर एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सारे प्रोसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, H2O फॉर्मेशन एंड एनर्जी फॉर्मेशन। और ये जो ATPs फॉर्मेशन होते हैं ये एनर्जी रिलीज करते हैं हमारी सेल्स में, यही ATP के फॉर्म में यूज होते हैं और वो फिर काम कर पाते हैं ATP से। तो ATP जो आप देख रहे हैं ये एक मॉलिक्यूल अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरा प्रोसेस करने के बाद 36 ATP का फॉर्मेशन करता है। मतलब एक ग्लूकोज जब पूरा कंप्लीट प्रोसेस करेगा, ये सारे प्रोसेस करने के बाद वो 36 ATPs का फॉर्मेशन करेगा। 36 ATP हमें मिल जाएंगे उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी के फॉर्म में, राइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम देख लिया है कि हमने कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट ऐसी भी कुछ प्रोसेस हैं जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यही सारी चीज़ें कुछ और प्रोडक्ट्स बनाती हैं, राइट। तो ग्लूकोज से पायरुवेट तक तो सेम प्रोसेस रहेगा, ये बिल्कुल कंपलसरी है हर चीज़ में कि साइटोप्लाज्म में यही चीज़ें बनेंगी। पायरुवेट बनेगा जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो उसके बाद जैसे ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लाइक बहुत सारे जो ग्रेन्स होते हैं, तो हम ग्रेन्स को कभी ढक के रख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, तो वो क्या हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है। तो फर्मेंटेशन जो है उसको इस प्रोसेस में समझाया है कि जब फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्मेंटेशन कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता, हमेशा एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है उस कंडीशन में। तो फर्मेंटेशन जैसे ही होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, तो वो किस में हो जाता है, कन्वर्ट इथेनॉल में। तो वाटर की जगह इथेनॉल स्ट्रक्चर बन जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी सेम वैसे ही जनरेट होते हैं, राइट। तो आपको इतना याद रखना है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वाटर मॉलिक्यूल, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। इथेनॉल क्या है, एक टाइप का एल्कोहल है। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है एंड इट इज़ अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल C2H5OH, राइट। ये जो है ये कंप्लीट हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन एक और प्रोसेस होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एक तो हो गया पूरा प्रेजेंस है ऑक्सीजन का, एक पूरा एब्सेंस है ऑक्सीजन का, और एक पार्शियली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रेजेंट है
तो उसमें बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन होते हैं। कभी कभी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर हम प्रॉपर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस पर्टिकुलर मसल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो मसल्स के अंदर क्या प्रोसेस होने लगता है, पायरुवेट स्ट्रक्चर इन द पार्शियल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन लेके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है, इट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी जनरेट करता है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं और पेन होता है उसी लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, राइट। नेक्स्ट ये जो आप आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद ये किन चीज़ों में कन्वर्ट होता है, राइट। Next is a ATP structure. What is ATP? ATP stands for adenosine triphosphate. I told you कि adenosine triphosphate इसका नाम होता है और इसको हमेशा ये एग्जाम में आता है कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है और ATP क्या काम करता है। तो ATP इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हमारी पूरी कंट्री में रुपीज़ चल रहा है, इंडियन रुपीज़ जो है एज अ करेंसी हमारी कंट्री में यूज़ होता है। अगर रुपीज़ नहीं चलेगा तो हमारी कंट्री रुक जाएगी, वो प्रोसेस नहीं कर पाएगी। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में एटीपी का काम होता है। एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी नहीं होगा तो हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी, राइट। तो यहाँ पर एटीपी जब एनर्जी जनरेट करने का काम करता है तो एटीपी से वो पहले कन्वर्ट होता है एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज ट्राई मीन्स 3, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मीन्स 2, and adenosine monophosphate. Adenosine monophosphate, mono means 1. तो इस तरीके से फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स और फिर एक सिंगल फॉस्फेट मॉलिक्यूल बचता है, राइट। तो इस फॉर्म में एनर्जी धीरे धीरे हमको मिलती जाती है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं एटीपी का स्ट्रक्चर, ये एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है एटीपी का, राइट। एडिनोसिन एडिनोसिन एंड ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट मीन्स PO4, PO4 फॉस्फेट कहते हैं PO4 को। और इनके बीच में जो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच का जो ये बॉन्ड आप देख रहे हैं, दिस बॉन्ड, इस पर्टिकुलर बॉन्ड इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड, ठीक है। और ये आप यहाँ देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर, दिस इज एडेनाइन। एडेनाइन स्ट्रक्चर आपको याद होगा जब आपने RNA DNA पढ़ा था, तो RNA DNA में आपने 4 बेस पेयर्स पढ़े होंगे, एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमिन एंड साइटोसिन। उसी में से ये एडेनाइन उसी का बेस पेयर है। तो एडेनाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 रिंग, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और अमीन ग्रुप NH2 उसमें अटैच्ड होता है, अमीन ग्रुप उसमें अटैच्ड होता है। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको इतना समझना चाहिए कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है। तो वही उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। तो ये एडेनाइन ग्रुप किससे कनेक्टेड होता है, राइबोस ग्रुप से कनेक्टेड होता है और ये कंप्लीट जो ऐड होके क्या बनाता है, एडिनोसिन। एडिनोसिन, तो ये जो एडेनाइन और राइबोस मिलके एडिनोसिन बना रहा है। देन एक ग्रुप ऐड हुआ, फॉस्फेट ग्रुप एक ऐड हुआ तो AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देन 2 स्ट्रक्चर ऐड हुए फॉस्फेट के तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और 3 स्ट्रक्चर ऐड हुए तो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब बन जाता है तो सेल्स में एनर्जी यूज़ करने के लिए किस तरह से वो ब्रेक होता है, पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा और एक बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर दूसरी एनर्जी रिलीज होगी और फिर बचेगा सिर्फ AMP, दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। पहले एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बचा, फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से हमको बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो आपको ATP का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि ये एडिनोसिन एडेनाइन एंड राइबोस मिलके एडिनोसिन बनाते हैं और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स मिलकर इसको ATP बनाते हैं, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मीन्स 3 फॉस्फेट स्ट्रक्चर्स, ओके। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स। तो लोअर एनिमल्स में, जैसे हायर एनिमल्स में हमारे पास लंग्स हैं और लंग्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, आप देख रहे हैं।
लंग्स बहुत ही सोफेस्टिकेटेड, सबसे हायर एनिमल्स में ये चीज़ रेस्पिरेशन के लिए यूज़ हो रही है, बट लोअर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। लोअर एनिमल्स जो होते हैं उनमें लंग्स नहीं होते हैं, सोफेस्टिकेटेड लंग्स नहीं होते हैं, ना तो एल्वियोलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। तो क्या होता है वो आप देखिए, अर्थवॉर्म में क्या होता है, स्किन के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। उनकी स्किन काफ़ी थिन होती है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के थ्रू ही रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन फिश। फिश में रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है और इसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। गिल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके थ्रू ये वाटर से रिस्पायर करती हैं फिश। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। उनमें एक ट्रैकिया सिस्टम होता है जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं और इसको ट्रैकियल, जैसे इसको ब्रैंकियल कहते हैं, इसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा से वो रेस्पायर करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्टोमेटा से गैस का एक्सचेंज होता है, तो वैसे ही रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है, इसको कहते हैं स्टोमेटल रेस्पिरेशन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।